फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, जिसे शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो हमारी फीमेल लीड चाओ थी, जो कार में होती है और कोई उसे बताता है कि आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और इन रिपोर्ट्स के अनुसार आपको एडवांस कैंसर है और आपके पास अब सिर्फ आधा साल बचा है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। तो वो कार का शीशा खोलती है और मन में कहती है कि इस 24 साल की जिंदगी में मैंने कभी भी अपने लिए एक पल भी नहीं जिया। मैं उस फैमिली में वो लेडी हूँ जो अपने पेरेंट्स की वजह से यहाँ हूँ, बस क्योंकि उनके लिए मैं सिर्फ एक मोहरा थी। बस जब से मेरी फ्यू से शादी हुई है, मैंने अपनी हर ड्यूटी निभाई है जो एक वाइफ को निभानी चाहिए। उसका ख्याल रखा है, अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट की है। जिसके साथ साथ हम फ्लैशबैक में वो सीन भी देखते हैं जिसमें चाओफू के लिए फ्रूट्स लेकर आती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है बल्कि उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो उसके क्लोज आने की कोशिश करती है तो वो वहां से उठ के ही चला जाता है। जिसके बाद बैकग्राउंड में चाओ की वॉइस सुनाई देती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी मैरिड लाइफ ऐसी होगी कि मेरा हस्बैंड ही मुझसे प्यार नहीं करेगा और मैं एक अनचाही जिंदगी जीऊंगी। और ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो मन में कहती है कि अब मैं मर रही हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई एक मोमेंट भी नहीं है जिसमें मैं खुश थी। जिसके बाद उसका ड्राइवर उससे पूछता है, मैम पहले आपको ड्रॉप करूं या सर को पिक करूं? तो वो काफी रुडली उसे कहती है कि नहीं, पहले मुझे घर ड्रॉप करो, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। जिसके बाद उसका ड्राइवर भी सोचता है कि ये मैडम को क्या हो गया है, ये तो कभी भी ऐसे बात नहीं करती, हमेशा बहुत पॉलाइट रहती हैं, कोई तो बात जरूर है आज। जिसके बाद वो घर आकर अपने सारे स्टॉक्स और चेक्स वगैरह को काउंट कर रही होती है और ये सब मिलाकर भी सिर्फ 1 मिलियन ही बन रहा था। और तभी वहां उसकी मेड आती है जो उसको कहती है कि सर आज बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए हैं, वो आधे घंटे में घर आ जाएंगे, तो आप कहें तो उनके लिए खाना बना लें। लेकिन वो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देती है, कहती है कि अभी तो आप नैनी को कहें कि मेरा खाना बना दे। तो मेड कहती है कि क्या आप अपने हस्बैंड के लिए खुद खाना नहीं बनाना चाहती? तो वो कहती है नहीं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो मेड कहती है तो फिर मैं नैनी को 2 बंदों का खाना बनाने को कहती हूँ ताकि वो वापस आए तो आप लोग खाना खा सकें। जिस पर वो कहती है कि उसने मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले इन्फॉर्म तक नहीं किया और आप चाहती हैं कि मैं उसके लिए खाना बनाकर रखूं कि जब वो वापस आए तो एंजॉय कर सके। कभी भी नहीं, मैं इतनी फालतू नहीं हूँ। और ये कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो मेड भी जैसे ये वो हो ही ना बल्कि कोई और ही पर्सन हो, सोचती है कि मैडम तो कभी भी अपने हस्बैंड के बारे में ऐसे बात नहीं करती, आज ये इतनी अलग तरह से बिहेव क्यों कर रही है। इधर फ्यू घर आता है तो चाओ लेटी हुई स्ट्रॉबेरी खा रही होती है और टैबलेट यूज कर रही होती है। तो वो उससे कहता है, क्या तुम्हें पता था कि मैं आज वापस आने वाला हूँ? वो कहती है नहीं, मुझे कैसे पता होगा, तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो वो कहता है तुमने डिनर कर लिया? वो लेटी है हाँ। जिस पर फ्यू कहता है मेरा वेट भी नहीं किया। तो वो कहती है नहीं, और स्ट्रॉबेरी खाती हुई वहां से चली जाती है। तो फू उसको देखकर सोचता है कि ये पहले तो ऐसी नहीं थी, कुछ तो चेंज है। अगले सीन में फू का भाई उससे मिलने आता है और कहता है भाई, मुझे जैसे ही पता चला आप वापस आ गए हो, मैं फौरन आपसे मिलने आ गया। आपने इस बार बिजनेस ट्रिप पर कमाल कर दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। फिर वो इधर उधर देखता है और छाव के बारे में पूछता है तो फू कोई जवाब नहीं देता। जिस पर वो कहता है कि छाव को तुम्हारे लिए टैंग ने पसंद किया है और टैंग अच्छा आदमी नहीं है। बहुत साल पहले उसने आपको मारने की कोशिश की थी, तो इससे भी कोई अच्छी उम्मीद मत रखना, ये भी अपना रंग दिखा सकती है कभी भी। और तभी छाव तैयार होकर नीचे आती है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी फूका भाई उसे देखकर सोचता है, जहां तक मुझे पता है छाव एक सुस्त और कंजर्वेटिव लड़की थी। और फू भी सोच रहा होता है ये इतनी ज्यादा बदल कैसे गई, ये तो छाव लग ही नहीं रही। तभी छाव नीचे आती है तो उसे देखकर उसकी मेड उसकी तारीफ करती है और कहती है आप कहीं बाहर जा रही हैं? तो वो कहती है हाँ, मुझे कुछ काम है। जिसके बाद वो फ्यू की तरफ देखती है जो पहले से ही उसे देख रहा था, लेकिन छाव उसे इग्नोर करके मेड से बातें करने लग जाती है कि आज क्या बनाया है। वो कहती है आपका फेवरेट पास्ता। और तभी फ्यू का भाई कहता है भाई आपने देखा ये कितनी बदल गई है। अगले सीन में वो सब लंच कर रहे होते हैं और छाव तो मस्त अपना लंच कर रही होती है, किसी पर भी ध्यान दिए बिना। जिस पर फ्यू कहता है कि मेरा हो गया और टेबल से उठकर चला जाता है। जिसके बाद फ्यू का भाई छाव को कहने लगता है तुम जो भी कर लो मेरे भाई का दिल नहीं जीत सकती, बस कुछ समय और हमारी कंपनी थोड़ी सेट हो जाए तो भाई तुम्हें डिवोर्स दे देगा।
तभी छाओ ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे फ्यू पीछे खड़ा हुआ है और फ्यू का नाम लेती है। ही फ्यू का भाई फ्रीज हो जाता है, जो देखकर वो स्माइल करने लग जाती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। जिसके बाद वो फिर से छाओ को बुरा भला कहने लग जाता है और उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि वो फिर से फ्यू का नाम लेती है। वो बोलता है, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, और उस पर हाथ उठाने लगता है। लेकिन तभी फू पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद छाओ वहां से चली जाती है तो फू का भाई उससे कहता है, आपने उसके लिए मुझे डांटा, आपको पता भी है वो एक स्पाई है। तो फू कहता है, वो जो भी है, लेकिन अब वो मेरी वाइफ है और ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं और उसे रिस्पेक्ट दूं। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और आज तक मैं उसके करीब नहीं गया, तो चिंता मत करो, मैं अब भी उससे डिस्टेंस बनाकर रखूंगा। इधर छाओ लॉयर के पास आई होती है और अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद अनाथ बच्चों को डोनेट करने को कहती है और अपनी विल भी बनवा लेती है। तभी उसे एक कॉल आता है और कोई उसे बताता है कि जल्दी से नाइट बार में आए, आपके भाई ने किसी के साथ झगड़ा किया है। जिसके बाद वो वहां जाती है तो उसके भाई ने फ्यू के भाई को मारा था और उसे देखते ही उसका भाई कहने लग जाता है, ये देखो आ गई मेरी अगली सी सिस्टर जिसने सिर्फ पैसों के पीछे शादी कर ली। और फ्यू के भाई को कहता है, अगर तुम्हें भी पैसों की जरूरत है तो फ्यू को बोलो, वो सीईओ है, उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अमीर है, वो सबको पैसे देता है। वो और हंसने लग जाता है, लेकिन छाओ उसे गुस्से से देख रही थी तो वो कहता है, ऐसे क्या देख रही हो तुम, फ्यू की वाइफ हो, दो इसे पैसे, पूरे बार का बिल पे कर दो। तो छाओ उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारती है। जिसके बाद एक और थप्पड़ मारती है तो वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तक मेरे पेरेंट्स की हिम्मत नहीं हुई मुझे टच करने की, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा। जिसके बाद छाओ उसकी अच्छी खासी धुलाई करती है और कहती है, तुमने ड्रिंक की हुई है, तुम इतने वीक हो कि मैं तुम्हें एक हाथ से ही हैंडल कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उसे वहां पर ही छोड़ देती है और फ्यू के भाई की तरफ देखती है और उससे कहती है, उठो। तो वो कहता है, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वो पहले ही मेरी बहुत धुलाई कर चुका है, अब तुम मत करना। जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करती है और अपने भाई की शिकायत करती है। तो उसका भाई कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, अपने भाई को अरेस्ट करवाओगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद छाओ और फू का भाई वहां से निकल जाते हैं। इधर फू छाओ का वेट कर रहा होता है। तभी वो खुशी खुशी बाहर निकलती है। मन में कहती है कि डेथ विश लिस्ट में पहले नंबर पर मैं अपने बाल पर्म करवाना चाहती थी तो वो करवा लिए, दूसरे नंबर पर मैं डाई करवाना चाहती थी, उस पर भी टिक हो गया। जिसके बाद वो खुशी खुशी उसके साथ कार में बैठ जाती है। फू बार बार उसको देख रहा होता है तो वो फ्यू को कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम क्या देख रहे हो। तो वो कहता है, तुम्हें देख रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों फ्यू के घर जाते हैं जहाँ फू छाओ को कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो वो अंदर चली जाती है। जिसके बाद वहां पर टैंग, जो कि फू की स्टेप मदर थी, आ जाती है और छाओ को बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि मुझे पता है अब तक तुम फ्यू के दिल में जगह नहीं बना पाई होगी, वो आसानी से किसी के करीब नहीं जाता ना, इसलिए। तो छाओ गुस्से में कहती है, मुझे कोई शौक भी नहीं अपनी एफर्ट्स जाया करने के। जिसके बाद एक लेडी उसको कहती है, तुमने अपने बाल पर्म क्यों करवा लिए, ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। तो वो कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो सब उसकी ड्रेसिंग पर भी ऑब्जेक्शन करने लग जाते हैं और कहते हैं, 2 साल हो गए तुम्हें फू फैमिली में आए हुए, लेकिन अब तक तुम समझ नहीं पाई कि फू फैमिली के लोग कैसे ड्रेसिंग करते हैं। और ये सब बातें सुनकर छाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उन सबको अच्छी बातें बातें सुनाती है कि उन सबकी बोलती ही बंद हो जाती है। जिसके बाद टैंग कहती है, अरे हम सब तो तुम्हारे वेल विशर हैं, बस तुम्हें समझा रहे थे। वो कहती है, यहाँ सब जानते हैं कि फ्यू एक नाजायज औलाद थी और कुछ साल पहले ही वो वापस आया है आपकी फैमिली में, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप उससे कितना जेलस हैं और कितना प्यार करती हैं। अगर आप फ्यू को सच में अपना बेटा मानती तो उसको मारने की कोशिश कभी ना करती। और आप मेरी भी कितनी वेल विशर हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ, तो मेरे सामने प्रिटेंड मत करें। पर तभी उसकी नजर बाहर दरवाजे पर जाती है जहां फू उसको देख रहा होता है। तो वो मन में सोचती है, अरे ये कब आया। और इधर फ्यू सोचता है, मैं तो इसे टैंक का जासूस समझ रहा था, लेकिन ये तो मुझे डिफेंड कर रही है यहाँ। और उसका असिस्टेंट भी उसको बताता है कि छाओ की हिम्मत नहीं हुई आज तक टैंक के सामने बोलने की। इससे पहले भी टैंक उसको बहुत बार सजा दे चुकी है रूल्स तोड़ने के लिए। जिसके बाद वो अंदर आता है तो सबकी टोन उसको देखकर एकदम बदल जाती है। टैंक कहती है कि इसने हमारी फैमिली के रूल तोड़े हैं, इसलिए इसे सजा मिलेगी। तो वो कहता है कि छाओ घर में बहुत पोलाइटली बात करती है, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो बिना किसी वजह के बदतमीजी करे, और आप सब जो यहाँ हैं सबसे कभी ना कभी तो कोई ना कोई गलती हुई ही है।
तो आप लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। जो सुनकर टांग का नाटक शुरू हो जाता है और वो कहती है मेरी तबीयत बहुत खराब है और वहां से चली जाती है, जो देखकर वो स्माइल करने लग जाता है और छाव भी बहुत खुश होती है। जिसके बाद टैंग को दिखाया जाता है जो पूजा कर रही होती है और कहती है कि फू फैमिली की एक मिस्ट्रेस सिर्फ मैं ही हूँ, वो 2 टके की लड़की कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती, उन दोनों का डिवोर्स होना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी मेड को कहती है कि तुम जाओ और उस पर नजर रखो। इधर छाव और फू घर पर आते हैं तो फू उसको कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि वहां के लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं। तो वो कहती है कि तुमने कभी मुझ पर ध्यान दिया है, तुम्हें पता भी है मैं जब वहां थी तो कैसी लाइफ जी रही थी, और आज तुमने जो मुझे सबके सामने डिफेंड किया है, इससे मुझे कौन सा अवार्ड मिल गया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे इन वर्ड्स से तो फू मन में सोचता है ये बहुत बदल गई है। पहले तो ये तरसती थी कि मैं इस पर ध्यान दूं और आज इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं इस 3 महीने की बिजनेस ट्रिप के दौरान इसके साथ क्या हुआ है जो ये इतना बदल गई है। जिसके बाद वो उसको अपना डेबिट कार्ड निकाल के देता है और कहता है ये मेरी तरफ से मुआवजा है। तो वो सोचती है आज तक तो इसने मुझ पर ध्यान तक नहीं दिया और आज अपना कार्ड दे रहा है, वाओ। और उसको थैंक यू बोलकर कार्ड ले लेती है और खुशी खुशी जाने लगती है और सोचती है कि अब मैं अपनी सारी विशेष पूरी कर लूंगी। इन पैसों से मेरे पास 6 महीने हैं अभी अपनी जिंदगी को जीने के लिए। नेक्स्ट सीन में छाव अपनी फ्रेंड से मिलती है जो उसको कहती है कि मैं आंटी टैंक के घर गई थी, उन्होंने बताया कि आजकल तुम्हारी मानसिक स्थिति कुछ सही नहीं। तो छाव बोलती है छोड़ो उनको। तो वो कहती है मुझे पता है कि फ्यू के साथ रहना आसान नहीं, तुम्हें बहुत सहना पड़ रहा होगा। तो वो कहती है नहीं मैं खुश हूँ और उसको कार्ड दिखाती है और कहती है ये फ्यू ने मुझे दिया है और इसकी कोई लिमिट भी नहीं। जिसके बाद वो दोनों ही बहुत खुश होती हैं और शॉपिंग करने लग जाती हैं। जिसके बाद वो लोग ढेर सारी शॉपिंग करके वापस आती हैं तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम अब फू से तलाक नहीं लेना चाहती। तो छाव मन में सोचती है कि उसने ये कार्ड देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, अब मैं 6 महीने में अपनी डेथ विश लिस्ट की सारी विशेष पूरी कर सकती हूँ। और अपनी फ्रेंड को कहती है सोचता तो है जब टाइम आएगा देखा जाएगा। इधर हम एफयू को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ एक जगह पिकनिक पर आया हुआ था और अपना फोन चेक कर रहा था जिसमें डेबिट कार्ड से बहुत सारे मैसेज आए हुए थे और एक घर भी खरीदा गया था। जो देखकर वो कहता है घर भी खरीदा है। तभी उसके फ्रेंड्स उसके पास आ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। तभी वहां पर छाव की फ्रेंड आती है जो फ्यू की सिस्टर थी और छाव को साथ लेकर आती है और कहती है कि आप छाव को क्यों नहीं लाए अपने साथ, अगर मैं इसको जबरदस्ती यहाँ नहीं लाती तो वो घर में अकेली ही होती। ये आपकी वाइफ है, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फ्यू इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद छाव उसको कहती है छोड़ो, तुम्हें पता है हमारा रिश्ता ऐसा ही है। नेक्स्ट सीन में छाव कब से निशाना लगाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उससे निशाना लग ही नहीं रहा होता और फू दूर बैठा उसको देख रहा होता है और अपने भाई से कहता है जाओ उसको सिखाओ, तुम तो उसका भाई हो। मन में सोचता है कितनी देर से फू छाव को नोटिस कर रहा है और कहता है मैं नहीं तुम सिखाओ, वैसे भी तुम ज्यादा माहिर हो मुझसे, और वैसे भी मैं अगर अपनी सिस्टर इन लॉ के इतने क्लोज जाऊंगा तो ये तुम्हारे लिए एम्बेरेसिंग होगा। और छाव को कहता है कि वहां ही रहना भाई आ रहे हैं तुम्हें निशानेबाजी सिखाने। तो वो सोचती है कि शायद ये ऐसे ही बोल रहा है। जिसके बाद फ्यू उसके पास जाता है और उससे कमान लेता है जिससे उन दोनों के हाथ टच होते हैं और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत स्मार्ट समझता था। तो वो तो उससे लड़ने ही लग जाती है जो देखकर फू सोचता है ये सच में कोई और ही इंसान बन गई है और निशाना बांधता है जो बिल्कुल ठीक लगता है। जिसके बाद चाओ उससे कमान छीन लेती है और कहती है मैं भी कर सकती हूँ ये, और उसके सामने कॉन्फिडेंटली निशाना बांधने लग जाती है। ये देखकर फू भी वहां से चला जाता है और फिर से दूर बैठकर देखने लग जाता है। लेकिन छाओ से तो तीर ही नहीं संभाला जा रहा होता। तभी फू का एक फ्रेंड उससे बैडमिंटन खेलने को कहता है लेकिन वो तो छाओ को देख रहा था इसलिए मना कर देता है। जिसके बाद उसका भाई उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि छाओ बहुत देर से प्रैक्टिस कर रही है ना। तो वो कहता है हाँ 48 मूव्स कर चुकी है, यानी वो कब से बैठा काउंट कर रहा था। और तभी वो एक और बार निशाना मारती है जो नहीं लगता तो वो कहता है लो अब 49 हो गया। जिसके बाद वो आखिरकार अपना गोल अचीव कर ही लेती है जो देखकर फू और उसका भाई भी खुश होते हैं। तो फू कहता है फाइनली 3 घंटे लगाकर 50वीं मूव में उसने कर दिखाया। तो उसका भाई कहता है
उसके हाथ जरूर जख्मी हो गए होंगे। जो सुनकर फू को उसकी फिक्र तो होती है, लेकिन वो इग्नोर करके चला जाता है और रात को अपनी कजन सिस्टर को छाव के लिए एक ऑइंटमेंट देता है और उससे कहता है कि ये छाव को दे देना। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फ्यू की कजन सिस्टर असल में फ्यू को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। तभी वो चाहती थी कि छाव और फू का तलाक हो जाए। जिसके बाद वो कहती है कि जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते तो उनका तलाक ही हो जाना चाहिए। इधर छाव को हाथ में बहुत दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो फ्यू के भाई के पास ऑइंटमेंट लेने जाती है। तो वो उसको कहता है, क्या रुओ ने तुम्हें ट्यूब नहीं दी? वो कहती है नहीं। जिसके बाद वो रूम में जाकर एक ऑइंटमेंट लाकर उसको देता है और उसको बताता है कि फ्यू खास तौर पर तुम्हारे लिए ऑइंटमेंट लाया था। पता नहीं रुओ भूल गई है या उसने जानबूझकर तुम्हें नहीं दी। जिसके बाद छाव थोड़ी अपसेट हो जाती है और बाहर गार्डन में आ जाती है और सोचती है कि बार बार कोई मुझे यूज ही क्यों करता है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यूज किया, अब फ्रेंड ने भी। तभी वो रुओ को टैंक से फोन पर बात करते हुए सुनती है, जिस पर वो कह रही होती है, अगर मुझे फ्यू के करीब नहीं जाना होता तो मैं कभी भी उससे दोस्ती ना करती। आई हेट हर सो मच। उसने मेरी जगह ली है। आपको नहीं पता, जब जब मैं उसको टच करती हूँ मुझे इतनी घिन आती है कि मैं बहुत बार शावर लेती हूँ। जो सुनकर छाव को तो रोना ही आ जाता है और तभी वो रुओ को मैसेज करती है, फ्री होकर मुझे कॉल करना, और वहां से चली जाती है। और अपने रूम में आकर भी उसको वही बातें याद आ रही थी कि मैं जब जब उसको टच करती हूँ मैं शावर लेती हूँ बार बार। और तभी रुओ की कॉल आ जाती है जो वो पिक करती है। तो वो बहुत ही स्वीट बनकर उससे बात कर रही होती है। तो छाव सोचती है, अरे वाह, इसकी तो टोन ही चेंज हो गई है, और उसको कहती है कि मैं कल शूटिंग पर जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? तो वो कहती है नहीं, मैं नहीं जा सकती। और तभी छाव कहती है कि कल फू भी जाने वाला है हमारे साथ। तो वो कहती है, हाँ मुझे याद आया, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सुबह हम जल्दी चले जाएंगे। वो कहती है ठीक है। अगले दिन सुबह वो दोनों जल्दी निकल जाती हैं और तभी फ्यू को पता चलता है। तो वो कहता है शूटिंग बिना एक्सपीरियंस के खतरनाक हो सकती है। छाव ऐसे कैसे चली गई और उनके पीछे निकल जाता है। इधर रुओ छाव को कहती है फू तो यहाँ नहीं है। तो वो कहती है हाँ वो आने वाला है और शूटिंग शुरू कर देती है और कहती है तुम सीख लो। पहले तो रुओ सोचती है अच्छी बात है, मैं फ्यू के सामने शूटिंग करके उसको इम्प्रेस कर सकती हूँ। तो पहले तो छाव शूटिंग करती है और बहुत अच्छे से निशाना बांधती है। जिसके बाद रुओ की बारी आती है तो उसके हेडफोन उतर जाते हैं और उसके कान फायर की आवाज से हर्ट हो जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है और वो रोते हुए नीचे गिर जाती है। जिसके बाद छाव स्माइल करते हुए गन उठाकर उस पर निशाना बांध लेती है। जिसके बाद रुओ की आंख खुलती है तो वो फार्म हाउस में थी तो रोने लग जाती है और फ्यू को कहती है छाओ मुझे मारना चाहती है, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। तो फ्यू का डॉक्टर फ्रेंड उसको इंजेक्शन लगाता है। जिसके बाद छाओ सबके सामने नाटक करने लग जाती है और कहती है मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर ही नहीं जाना चाहिए था, मैं कैसे भूल गई। बचपन से तुम्हें फायर की आवाज से डर लगता है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे ब्लेम कर सकती हो। और रोने लग जाती है। तो रुओ एक वास उठा के उसकी तरफ मारती है लेकिन फू छाओ को बचा लेता है। जिसके बाद सब लोग रॉकी मेंटल स्टेट पर डाउट कर रहे थे और फिर रुओ इंजेक्शन की वजह से बेहोश हो जाती है। इधर फ्यू और छाओ वापस घर आ रहे थे। तभी फू छाओ से कहता है क्या हुआ, क्या तुम डर गई हो? वो कहती है नहीं, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जिसके बाद वो उसको कहता है कि तुम शूटिंग में बहुत माहिर हो, तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, तो तुम गन चलाने में कोई गलती नहीं करोगी। लेकिन आज जैसे रुओ जख्मी हुई, मुझे क्यों लग रहा है ये सब तुमने जानबूझकर किया है। वो कहती है तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा, और कहती है देखो रुओ के जख्मी होने से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं जेल गई तो तुम्हारे स्टॉक्स गिर जाएंगे और प्रोजेक्ट में लॉस भी हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो वो चुप हो जाता है और मन में कहता है इसने तो अपनी पर्सनैलिटी ही चेंज कर ली है। जिसके बाद छाव कैंडी क्रश खेलने लग जाती है। तो वो उसको कहता है ये बच्चों वाली गेम्स मेरी कार में खेलना मना है। तो वो कहती है फिर तुम मुझे गेम खेलते हुए मत देखो। तो वो फिर से उसको गेम बंद करने को कहता है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम बहुत एनोइंग हो? वो कहता है नहीं। तो छाव कहती है हाँ बताएं भी कैसे, क्योंकि तुम इतने खरौस हो कि सभी तुमसे डरते हैं। पर ये सब बातें सुनकर उसका असिस्टेंट हैरान हो रहा होता है, क्योंकि फ्यू के सामने तो क्या कोई भी नहीं बोलता था। तभी वो कहती है कि मुझे फ्लावर मार्केट जाना है, कार उस तरफ मोड़ लो। लेकिन फ्यू उससे लड़ने लग जाता है और कहता है नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। जिसके बाद वो गुस्से से कार से उतर जाती है। तो फ्यू अपने असिस्टेंट से कहता है मुझे ऑफिस ड्रॉप करके इसको पिक कर लेना। इधर छाव फ्लावर शॉप पर होती है। तभी वहां फ्यू का असिस्टेंट आता है और कहता है कि मैं आपको पिक करने आया हूँ।
तो वो कहती है फिर तो फ्यू तुम पर बहुत गुस्सा करेगा और तुम्हारी सैलरी भी डिडक्ट करेगा। जो सुनकर वो कहता है सर ने ही मुझे भेजा है छाव। तो ये सुनकर ही शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो क्याओ को कहता है सर आपसे थोड़ा नाराज हैं क्योंकि जब से वो ट्रिप से वापस आए हैं आप बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हैं। इसलिए वो कहती है अब ये उसके डिमेज का मसला है, मेरा तो नहीं है ना। जिसके बाद वो उसको बताता है कि आज जब आप शूटिंग पर गई थी तब भी सर आपके लिए बहुत वरीड हो गए थे और अब भी सर ने ही कहा कि मैं आपको फ्लावर शॉप से पिक करूंगा। जिसके बाद कियाओ उसको एक फ्लावर देती है, व्हाइट रोज। तो वो कहता है क्या आप चाहती हैं कि यह मैं सर को दूं? तो वो कोई जवाब नहीं देती और कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम मुझे पक करने आया। तभी असिस्टेंट के दिल में सोच उमड़ती है कि बॉस और उसकी वाइफ दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे की फिक्र करते हैं, लेकिन इनको जताना नहीं आता। यहाँ एफयू का डॉक्टर फ्रेंड उसके पास आता है तो उसके टेबल पर वही व्हाइट रोज होता है जिसे वो देखकर कहता है लग रहा है आज तुम बहुत गुड मूड में हो। वो कहता है यह फूल अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वह उसको बताने लग जाता है अरियो के बारे में और कहता है कि उसके कान बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हैं, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और टैंग फैमिली की डॉटर है, वह उसके साथ यह सब तुम्हारे विला में हुआ है। यह सब बातें इग्नोर करने वाली नहीं हैं। जिसके बाद वहां एफयू के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि मैंने सारे एम्प्लॉयज की हिस्ट्री चेक की है, किसी ने भी आपकी वाइफ से कांटेक्ट नहीं किया। तो एफयू सोचता है फिर उसको ह्यूमेट प्रोजेक्ट की बातें कैसे पता। जिसके बाद उसका फ्रेंड आकर उसको कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ को सब कुछ पता है और उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है, जिससे पता चला है कि उसकी एक ही दोस्त है एरियो और उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो क्या यह तुम टैंक की जासूस हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उसने अभी तक टीएंज को कुछ नहीं बताया। तभी एफयू कहता है कि और ऑफिस की सारी बातें उसे कैसे पता। तभी एफयू का भाई कहता है मुझे पता चल गया। जिसके बाद वह उसके डॉक्टर फ्रेंड की तरफ शक से देखने लग जाता है। तो वह फ्रेंड गुस्से से कहता है कि तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो, भूल गए हो मैं तुम और एफयू 10 साल से एक साथ हैं। जिसके बाद वह असिस्टेंट की तरफ शक से देखने लग जाता है। तो वह कहता है कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हो भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सर के साथ बहुत लॉयल हूँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जिसके बाद वह कहता है कि फिर वह कौन हो सकता है, आखिर मुझे पता लगाना ही होगा। एक बार मुझे वह बंदा मिल जाए, आई स्वेयर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ रुओ टैंक के पास बैठी रो रही होती है और कहती है कि आपको मेरे लिए बदला लेना ही होगा। और तभी वहां कियाओ आ जाती है। तो आर्यो कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, इसे छोड़ना मत। फिर रुओ के पिता भी कियाओ को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो शियाओ कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे मॉम डैड बहुत पहले ही मर चुके हैं और आर्यो मुझे अपने साथ उस विला में पिकनिक के लिए लेकर गई थी। शूटिंग का प्लान भी उसने ही बनाया था, मैं सिर्फ एक फ्रेंड होने के नाते उसके साथ चली गई। और अब वहां कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसका ब्लेम मुझ पर क्यों डाल रहे हैं आप लोग? अब मैं यहाँ आप लोगों के भरोसे पर ही हूँ कि आप लोग मुझ पर मर्सी करें। तो टैंग एकदम बहुत स्वीट होकर कहती है कि तुम उस एक्सीडेंट की एक ही विक्टिम हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पूछने के लिए यहाँ बुलाया था। जिसके बाद कियाओ उन लोगों को ईओ रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसने आरियो उसकी बुराई कर रही थी, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि वह यह सारी बातें टैंग के साथ मिलकर कर रही थी। जो सुनकर रुओ की तो वह बोलती ही बंद हो जाती है। जिसके बाद रुओ के पिता छियाओ को कहते हैं इग्नोर कर दो इस बात को, हम एक फैमिली हैं। तो वह कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरी फैमिली मर चुकी है। और तभी वहां फ्यू आ जाता है। जब वह जी को देखकर कियाओ ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है। और तभी अरियो फ्यू के सामने सब कुछ सच बोल देती है कि वह वाईएस से शादी करना चाहती है। जो सुनकर उसके पिता उसे एक स्लैप मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद क्याओ भी कहती है कि एफयू को चलो हम भी चलते हैं। जिसके बाद वे दोनों जाने लगते हैं। तो टैंग कहती है कि पहले वो वॉइस नोट डिलीट करो। तो वह कहती है मैं सोचूंगी इस बारे में और वहां से आ जाती है। जिसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ एफयू और वह घर जा रहे होते हैं। तभी क्याओ फ्यू से कहती है कार रोको, मुझे आइसक्रीम लेनी है और 2 आइसक्रीम्स लेकर आती है। जो देखकर वह खुश होता है कि यह मेरे लिए भी लाई है और उसके पास जाकर वह उसे सीट बेल्ट लगाता है। लेकिन वे दोनों आइसक्रीम्स खुद खाने लग जाती हैं। जो देखकर फू को बहुत गुस्सा आता है और वह जानबूझकर जोर से कार ले जाता है जिससे सारी आइसक्रीम्स उसके मुंह पर लग जाती हैं, लेकिन फिर भी वह खाती रहती है। नेक्स्ट डे चाओ वो वॉइस नोट पोस्ट करके टांग फैमिली के खिलाफ एक पोस्ट लगा देती है जिसके बारे में फू को पता चलता है। तो वो सोचता है इसने ऐसा क्यों किया, जी से फ्यू को कंपनी को भी लॉस हुआ था
क्योंकि स्टॉक्स के प्राइस 5 पॉइंट्स नीचे गिर गए थे। जिसके बाद चाओ, जो कि फ्यू के ऑफिस में बैठी गेम खेल रही थी, फू उसको कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है टैंग फैमिली ने मुझे यूज करने की कोशिश की, तो मैं उसको ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती थी ना। जिस पर फू चुप हो जाता है। तभी वहां पर चाओ के पेरेंट्स जबरदस्ती ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और बहुत भरम से पैसे मांगने लग जाते हैं। चाओ कहती है आपने तो मुझे नीचा दिखाया था, तो फिर आप लोग यहाँ किस हक से आए हैं? वो कहती है तुम्हारे भाई को 20 मिलियन चाहिए, बिजनेस के लिए तुम्हें उसको देने ही होंगे। तुम्हारा हस्बैंड इतना अमीर है, क्या तुम भूल गई हो हमने तुम्हें पाला है? तो वो उनको कहती है तुम लोगों के लिए मेरे हस्बैंड के पास एक पेनी भी नहीं, चलो जाओ यहाँ से। जिसके बाद असिस्टेंट उसके कान में कहता है कि मैम यहाँ ऑफिस में कोई सीन क्रिएट मत कर देना, दो इन लोगों को, इससे कंपनी और सर की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और तभी छाव के फादर उसको थप्पड़ मारने के लिए आगे आते हैं। फू उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उठने लगता है, लेकिन तभी छाव उनको पीछे धक्का देती है और टेनिस बैट उठाकर उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। और साथ साथ उसको वो सब बातें भी याद आ रही थीं कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको बचपन से आज तक मारा था। जिसके बाद वो उनको मारती है और वार्न करती है कि आज के बाद फू यन फू की कंपनी की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो लोग डर के वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो बेहोश होकर गिरने वाली ही होती है कि फ्यू उसको पकड़ लेता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां वो बेहोशी में रो रही थी और फ्यू को पकड़ के कहती है क्यों हुआ मेरे साथ? ये मैं भी तो आप लोगों की बेटी थी, तो फिर जमीन पर गिरी हुई आइसक्रीम ही क्यों खानी पड़ती थी? मुझे हमेशा वो बहुत स्वीट होती थी। कितने साल हो गए मैंने कोई न्यू कपड़े नहीं लिए, क्यों? और ये सब सुनकर फू को दुख तो हो ही रहा था, बल्कि गुस्सा भी आ रहा था। जिसके बाद डॉक्टर वहां आता है और छाव को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बिल्कुल सो जाती है और रोना बंद कर देती है। जिसके बाद वो आंख खोलती है तो फ्यू उसका हाथ पकड़ के सो रहा था, जो देखकर वो स्माइल करती है। और तभी डॉक्टर आता है और फू को उठाता है, तो फू अपना हाथ पीछे कर लेता है एकदम। और तभी छाव वहां से जाने लगती है, तो वो उसको रोकता है और कहता है कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद वो घर चली जाती है और फू अपने डॉक्टर फ्रेंड को कहता है कि मुझे छाव की सारी येस्ट की रिपोर्ट्स चाहिए, पता करो ये फिजिकली ठीक है ना? तो वो थोड़ा हैरान होता है। जिसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। कार में बैठकर फ्यू को छाव की बातें याद आ रही होती हैं, जो उसने बेहोशी में कही थी कि उसको आइसक्रीम इतनी अच्छी लगती थी कि वो बचपन में नीचे गिरी हुई आइसक्रीम उठा के खाती थी, क्योंकि उसको सिर्फ वही मिलती थी। जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि रिसेंटली अभी क्या कोई फेस्टिवल आ रहा है? वो कहती है हाँ, विमेंस डे, चिल्ड्रंस डे और लेबर डे आ रहा है। तो वो कहता है कि विमेंस डे पर बहुत सारी आइसक्रीम खरीद कर तुम्हें किसी को गिफ्ट करनी है। तो वो सोचता है कि विमेंस डे पर ही क्यों देनी है सर को, ये अपनी वाइफ को वैलेंटाइंस डे पर भी तो दे सकते हैं। तो वो कहती है ओके सर, लेकिन कार्ड पर क्या लिखना है? तो वो कहता है कि कार्ड लिखना जरूरी होता है। वो कहता है हाँ, तो वो कहता है ठीक है फिर लिख लेना। तो असिस्टेंट कहता है लेकिन मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं। तो वो कहता है क्या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं लिखूं? वो कहता है हाँ। तो फू कहता है नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। इधर डॉक्टर छाव के टेस्ट लेने आता है और उसको कहता है सब ठीक है, जबकि बाहर जाकर फू के डॉक्टर फ्रेंड को बताता है कि छाव की मेंटली हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि बचपन में उसको जो एनवायरनमेंट मिला है, इस एनवायरनमेंट में तो बहुत से लोग पागल हो जाते हैं। जिसके बाद वो फ्यू को जाकर रिपोर्ट्स देता है और सब कुछ बताता है, जो सुनकर फ्यू को उसकी बहुत फिक्र होती है। और वो सोचता है कि पहले ही उसको बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला और फिर आगे मैरिज रिलेशन भी उसका अच्छा नहीं था। जिसके बाद फ्यू जब घर जाता है तो छाव गेम खेल रही होती है, जिसको देखकर वो सोचता है तो ये अपना स्ट्रेस कम करने के लिए गेम खेलती है। लेकिन अब तक उसको कैंसर के बारे में नहीं पता था, क्यों कि उसने सिर्फ उसकी मेंटल स्टेट को चेक करने के लिए टेस्ट करवाए थे। जिसके बाद वो उसको एक पैकेट देता है, वो कहती है ये मेरे लिए है। तो वो कहता है हाँ। तो वो पैकेट खोल के देखती है तो उसमें आइसक्रीम थी, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर उसको कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि ये मौसम नहीं आइसक्रीम खाने का। तो वो कहता है तो तुमने कौन सा मेरी सुनकर नहीं खाई आइसक्रीम? तो वो स्माइल करती है और मजे से आइसक्रीम खाने लग जाती है और फ्यू भी उसको ही आइसक्रीम खाते हुए देख रहा होता है। जिसके बाद वो उसको कहती है ये बहुत अच्छी है और उससे पूछती है कि क्या तुम फ्री हो, हम बाहर जा सकते हैं डिनर के लिए? तो वो कहता है हाँ, मैं शावर ले लूं फिर चलते हैं। जिसके बाद वो तैयार होने के लिए जाने लगती है, तभी वो उसको रोकता है और उसके मुंह से आइसक्रीम साफ करता है
और मन में कहता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई खुशी मिल सकती है तो मैं जरूर दूंगा। जिसके बाद वो लोग डिनर पर जाते हैं और वो कैंडी क्रश खेलते हुए जा रही होती है। तभी फ्यू उसको कहता है कि गेम बंद करके चलो, तो वो कहती है डोंट वरी, मैं नहीं गिरूंगी। तो वो एकदम रुक जाता है, जिससे वो उससे टकरा जाती है। जिस पर वो कहता है देखा, अब डिलीट कर दो इसको। तो वो मुंह बनाकर वहां से आगे चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं, तो वो उसको पेपर्स देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा विमेंस डे का गिफ्ट, जिसमें उसने उसको एक जगह देकर दी थी जिसमें एक आइसक्रीम स्टोर खोलना था, जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान थी। नेक्स्ट सीन में चाओफू की कंपनी का लोगो बना रही होती है और फ्यू को दिखाती है। तो फ्यू कहता है हाँ बहुत अच्छा है। जिस पर वो फ्यू के सामने करके कहती है ओ माय गॉड, ये तो ओरिजिनल फ्यू से ज्यादा अच्छा है। जो सुनकर फ्यू का तो मुंह ही बन जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता उसको। जिसके बाद फ्यू का दोस्त फोन में कुछ देखकर हंस रहा होता है। तभी फ्यू उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हो गया है, क्यों इतनी हंसी आ रही है। तो वो कहता है देखो, मैं स्टोर का लोगो देख रहा हूँ, कितना फनी है ना। और उसको दिखाता है तो फ्यू का मुंह बन जाता है, जिसको देखकर वो कहता है डोंट टेल मी कि ये तुम हो, और हंसने लग जाता है। फ्यू का तो मुंह देखने वाला था। जिसके बाद उसका फ्रेंड कहता है ओह तो ये बात है, अब समझा छाव ने ये डिजाइन किया होगा उस आइसक्रीम स्टोर के लिए, क्योंकि तुम दोनों वहां मिलकर खेल सको। और हंसने लग जाता है, जबकि फ्यू उसको गुस्से से देखने लग जाता है, जो देखकर वो चुप हो जाता है और लेटकर हंसने लग जाता है। इधर चाओ अपनी आइसक्रीम शॉप में बहुत बिजी होती है। तभी फ्यू का असिस्टेंट उसको कॉल करता है और उसको फ्लावर शॉप पर आने का कह रहा होता है, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता और वो बार बार बताता रहता है। आखिर में वो तंग आकर कहता है कि फू आपको बहुत लाइक करता है और उसने आपको फ्लावर शॉप पर बुलाया है। जो सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बार बार ये रिपीट कर रही होती है कि फ्यू उसको लाइक करता है। जिसके बाद वो घर आती है तो फ्यू उसका वेट कर रहा होता है और उसको कहता है ये फ्लावर्स। तो वो कहती है हाँ मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए, और दो उसको भी देती है, जो लेकर वो उसको थैंक यू कहता है और कहता है कि आज मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ जाओगी, तुम असिस्टेंट के साथ आओगी। वो कहती है ठीक है, लेकिन वो ब्लश कर रही होती है और फिर ऊपर चली जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो असिस्टेंट के साथ वहां जाती है, जो बहुत ही सुंदर जगह थी, और वो वहां की फोटोज क्लिक करने लग जाती है। तभी उसको वहां पर डॉक्टर की बात याद आती है कि वो सिर्फ 6 महीने ही जिंदा रहने वाली है। जिसके बाद वो सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसको एक लड़की मिलती है, जो उसके साथ बैठ जाती है और कहती है आप बहुत सुंदर हो, और उसको कहती है, फ्यू की पिक्चर दिखा के कहती है ये हमारे बॉस हैं, कितने हैंडसम है ना, लेकिन मैंने सुना है कि इनकी शादी इनकी मर्जी के खिलाफ हुई है, ये खुश नहीं है, पता नहीं कैसी होगी इनकी वाइफ। जो सुनकर छाव मुस्कुरा रही होती है। जिसके बाद वो उसको कहती है तुम्हें पता है आज सीईओ की वाइफ भी आने वाली है यहाँ, और ग्रुप में उसकी पिक्चर देखने लगती है और छाव को देखने लगती है, और तभी उसको रियलाइज होता है कि छाव ही उसकी वाइफ है। तो वो वहां से पेट दर्द का बहाना बनाकर भाग जाती है, जो देखकर छाव सोचती है ओह मेरी वजह से डर गई। जिसके बाद फू उसको मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहती है कि मैं होटल में हूँ। जिस पर वो उसको कहता है ओके मैं पहुंचने वाला हूँ बस। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक न्यू कैरेक्टर मिस ही दिखाई जाती है, जो हाथ में कैमरा लेकर आती है और सब स्टाफ को कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। जो सुनकर छाव सोचती है कि अगर ये प्रेसिडेंट की वाइफ है तो मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो लड़की छाव को बाथरूम में भी मिलती है और उससे उसका फोन छीनने लगती है। जिसके साथ छाव उसको धक्का देकर वहां से चली जाती है और सोचती है कि क्या ये पागल है। क्या इधर छाव रूम में आती है तो फू उसका वेट कर रहा होता है और कहता है मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। वो कहती है मैंने फोन नहीं देखा। जिसके बाद वो उसके बाल ठीक करने लग जाता है, जो देखकर वो तो ब्लश करने लग जाती है। और तभी वहां पर फ्यू का भाई आ जाता है, जो उनको देखता है और कहता है ओह लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया, और छाव तो वहां से भाग ही जाती है। जिसके बाद वो फू को बताता है कि एक एम्प्लॉई है ही नाम की, जो सबको बोलती फिर रही है कि वो आपकी वाइफ है। तो फू कहता है अच्छा, लेकिन मैं तो उसको जानता तक नहीं। इधर छाव ब्लश कर रही होती है, सोचती है कि मेरे कान क्यों लाल हो गए हैं। जिसके बाद वो तैयार होकर बाहर जाती है तो फ्यू उसके हाथ पर निशान देखता है, जो ही ने उसके हाथ पर डाला था, और वो अपने भाई को कहता है सबको बुलाने को। जिसके बाद सब ऑफिस वाले वहां आते हैं और ही अब भी प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो फू को बहुत अच्छे से जानती है। जिसके बाद वो अपने भाई को इशारा करता है तो वो छाव को लेकर आता है और सबको बताता है कि ये है हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ। जो देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और ही को बुरा भला कहने लग जाते हैं।
जिसके बाद ही को फायर कर दिया जाता। जिसके बाद फ्यू का भाई उन दोनों को कहता है, आप लोग खाना खाएं, मैं आता हूँ। अभी तो छाओ फू को ही के बारे में कहने लग जाती है कि तुमने उसको निकाला, क्यों सेक्रेटरी रख लेते, उसको रोज देखती, इतनी प्यारी टॉय थी। लेकिन फू तो उसको ही देख रहा होता है और उसके लिप्स पर फू की नजर होती है। जिसके बाद वो उसका मुंह पकड़ के अपनी तरफ करता है और उसको किस कर लेता है। सीन यहाँ पर कट हो जाता है। छाओ की आंख खुलती है मैसेज की बीप से, तो वो अपने लिप्स पर हाथ रखती है और उसको किस याद आ जाती है। तभी वो मैसेज चेक करती है तो वो डॉक्टर का था जो कह रहे थे 2 ड्रग्स मिले हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। अब भी मार्केट में वो ड्रग्स सेल नहीं हो रहे। जिसके बाद वो उनको मैसेज करती है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, फिर आपके पास आऊंगी। जिसके बाद फ्यू उसके रूम में आता है तो वो कहती है, क्या गलती से तुम गलत रूम में आ गए हो? फ्यू कहता है, नहीं, मैं तुम्हें दवाई लगाने आया हूँ। वो कहती है, क्या? तो वो उसके हाथ का बताता है, जिस पर वो कहती है, ओह, तुम्हारी नजर तो बहुत तेज है, मैंने भी नोटिस नहीं किया था ये चोट। जिसके बाद वो उसके हाथ पर दवाई लगाता है और उसके करीब आकर उसको किस करने ही वाला होता है कि वो उसे रोक लेती है और उसे वो ऑनेंटमेंट दे देती है। जिसके बाद वो चला जाता है और छाओ तो ब्लश कर रही होती है। इधर फ्यू को नींद ही नहीं आ रही होती, उसे बार बार वही सीन याद आ रहा होता है जब उसने छाओ को किस किया था। जिसके बाद वो कहता है, नहीं, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकता, क्योंकि मुझे ज्योतिषी ने कहा था अगर ऐसा हुआ तो वो लड़की पागल हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में फ्यू और छाओ दोनों ही कहीं जा रहे होते हैं। तभी एक फूड कार्ट के पास उनको एक फैमिली दिखती है जो अपनी बेटी से मीट स्टिक छीनकर अपने बेटे को दे देते हैं और वो बच्ची बहुत उदास होकर बैठ जाती है। जिसको देखकर छाओ को अपना बचपन याद आ जाता है जब उसने नीचे से आइसक्रीम उठाकर खाई थी। और वो उस बच्ची के पास वो स्टिक लेकर जाती है। जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू फेयरी सिस्टर, और अपने पेरेंट्स के पास भाग जाती है। जिसको देखकर चाओ सोचती है कि आज मुझे इस बच्ची में अपना आप दिखाई दे रहा है, जो सोचकर वो रोते हुए स्माइल कर रही होती है। और तभी वो पीछे मुड़ती है तो फू उसी के लिए एक स्टिक लेकर खड़ा होता है, जो देखकर उसे फू पर बहुत प्यार आता है। लेकिन फिर वो सोचती है कि फू उसे पसंद नहीं करता और उसके हाथ से वो स्टिक लेकर चली जाती है और फ्यू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बाद अगले सीन में वो फ्यू को अपनी पिक्चर्स क्लिक करने को कहती है तो वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है, जो देखकर सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि ये कितना अच्छा हस्बैंड है। और तभी छाओ उसको पिक्चर दिखाने को कहती है, लेकिन तभी उसको चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने ही वाली होती है कि फ्यू उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो सोचती है, धीरे धीरे मेरी बीमारी साइड इफेक्ट्स दिखा रही है। लेकिन वो इग्नोर करके पिक्चर देखती है तो वो बहुत बुरी थी। जिसके बाद वो फ्यू की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, तुम रहने दो, और असिस्टेंट को पिक्चर्स क्लिक करने को बोलती है। और वो इतनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करता है कि वो खुद भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद फ्यू असिस्टेंट को गुस्से से देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगता है तुमने अपनी नई जॉब ढूंढ ली है, अब मुझे कोई नया असिस्टेंट ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद अगले सीन में फ्यू का भाई और छाओ दोनों डिनर पर आए होते हैं। तभी टीवी पर एक क्रिमिनल की न्यूज देखकर फ्यू का भाई छाओ को बताता है कि ये क्रिमिनल भाई की वजह से ही जेल गया था, भाई ने ही इसको सजा दिलवाई थी। और तभी टीवी में बता रहे होते हैं कि वो जेल से भाग चुका है। जिसके बाद छाओ सामने देखती है तो वो वहीं था। जिसके बाद वो फू के भाई को बताती है तो वो दोनों वहां से चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो क्रिमिनल उन लोगों को पहचान लेता है। तभी छाओ फू के भाई को धक्का देकर खुद सामने आ जाती है और वो उसके गले पर चाकू रख देता है और फू के भाई से कहता है, जो बुला के लाओ अपने भाई को और बता देना, अगर उसने देर की तो उसकी वाइफ की गर्दन उतार दूंगा। जिसके बाद छाओ उसको बातों में लगाने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम अपने स्कार्स हटाना चाहते हो? मेरे पास एक डॉक्टर का नंबर है, वो एक सर्जरी में ही सारे स्कार्स हटा देगा। तो वो कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तभी वहां फू भागता हुआ आ जाता है और उसको कहता है कि मेरी वाइफ को कुछ मत कहना। जिसके बाद वो उसको वादा करता है कि मैं तुम पर से सारे चार्जेस हटवा दूंगा। तो वो कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी छाओ भी उसे एग्री करती है तो वो छाओ को छोड़ देता है। लेकिन तभी कुछ गिरने की आवाज आती है, जो सुनकर वो कहता है, तुम अकेले नहीं आए, पुलिस के साथ आए हो, धोखा दिया मुझे। और चाकू लेकर उनके पीछे भागता है, जो छाओ की कमर में लग जाता है। जिसके बाद फू उसे बहुत ज्यादा मारता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि छाओ बिल्कुल ठीक थी और फू के भाई की चोटों पर दवाई लगा रही थी। तभी वहां पर फू का डॉक्टर फ्रेंड आ जाता है और वो उससे पूछती है कि फू ठीक है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो चाकू फू के हाथ पर ही लगी थी और फू ने छाओ को बचा लिया था।
जिसके बाद वो उसको फू की दवाइयां देता है और वहां से चला जाता है। बाहर आकर वो असिस्टेंट से बात करने लग जाता है और कहता है कि जब से फ्यू को मॉम वाला इंसिडेंट हुआ है, फू ब्लड से बहुत डरता है। मुझे उम्मीद है कि छाओ उसको शांत कर सके। इधर हम फ्यू को देखते हैं, जो बेहोशी में सपना देख रहा था। उसको अपनी मॉम दिखती है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट किया था और फिर उसकी मॉम ने खुद को चाकू मारकर सुसाइड कर ली थी। और फ्यू ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोया था। और तभी प्रेजेंट में डर के मारे उसकी आंख खुलती है, तो वो छाव को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। तो छाव हैरान हो जाती है कि वो रो रहा था, जिसके बाद वो उसको समझाती है और उसके साथ ही लेट जाती है। जिसके बाद सुबह जब फू की आंख खुलती है तो वो उसको प्यार करने लगता है और उसको सोता छोड़ के चला जाता है। जब छाव की आंख खुलती है तो उसके सामने रोजेस पड़े हुए थे और फू वहां पर नहीं था, जिसके बाद वो फू को इधर उधर देखने लग जाती है। और तभी उसको सामने से फ्यू आता नजर आता है, जो उसको पॉरिज देता है और एक पेंडेंट और कहता है, इसमें ट्रैकर लगा है, इसको अपने साथ रखना। अब से वो कहती है, ठीक है। जिसके बाद हम छाव को देखते हैं, जो किसी से मिलने आई थी और वो उसको कैंसर की दवाई देता है। तो छाव कहती है कि मुझे खुशी हुई, तुमने अपने बारे में सोचा। जिस पर छावफू के बारे में सोचती है और कहती है, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिसको मेरी बहुत फिक्र है और मैं मरने से पहले कुछ पल और चाहती हूँ, लाइफ के किसी रिग्रेट के साथ नहीं मरना चाहती मैं। जिसके बाद वो उसको थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में वो कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी वहां पर फू आ जाता है और उसको कहता है कि कल मेरे साथ डिनर पे चलो। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे वो फ्यू का वेट कर रही होती है, तभी फू उन्हीं कपड़ों में आता है। तो वो कहती है कि ये क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं? वो कहता है नहीं। तो वो उसको अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है और वहां वो उसके लिए आउटफिट सेलेक्ट करती है, जिसमें वो बहुत अच्छा लग रहा होता है और सब लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद वो उसको गोद में उठाकर ले जाता है। बाहर नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं और तभी बाहर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और रेनबो बन जाता है, जिसको देखकर वो उसकी पिक्चर बनाने लग जाती है और फ्यू उसकी पिक्चर बनाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो डॉक्टर के पास आती है, तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि आपको एडवांस कैंसर है और इसका कोई इलाज नहीं, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। जिसके बाद वो होपलेस होकर बाहर आ जाती है और सोचती है कि आखिर तो मुझे मरना ही होगा। जिसके बाद फू उसको पूछता है कि तुम कहाँ हो? तो वो कहती है, हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए। जिस पर वो कहता है, एक दिमाग के डॉक्टर से भी मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ली है। तो वो गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? वो कहता है, नहीं, मेरा मतलब डिप्रेस्ड। तो वो गुस्से में उसकी कॉल काट देती है। जिसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है, लड़कियों को कैसे खर्च करते हैं। जिसके बाद वो उसको बताने लगता है और फिर वो उसको थैंक्स कहकर कॉल बंद कर देता है। इधर छाव वापस घर आ रही होती है, तभी वो एक कपल को देखती है, जिसको देखकर उसको फ्यू की याद आ जाती है और वो सोचती है कि क्या मुझे उससे प्यार हो गया है। और वो उसको मिलने के लिए जल्दी से घर आती है, लेकिन वो घर पर नहीं होता। तो वो वाली पिक्चर देखती है जो फ्यू ने उसकी ली थी और फ्रेम भी कर दी थी, जो देखकर उसको बहुत खुशी होती है। जिसके बाद फ्यू भी आ जाता है और उसको कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम और चीज केक लाया हूँ। लेकिन वो उससे पूछती है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये जो तुम मेरे लिए सब कर रहे हो, क्या ये सब तुम इसलिए कर रहे हो कि मुझे तुम्हारी वजह से डिप्रेशन हो गया और अब तुम गिल्टी हो? तो वो कहता है, ये भी वजह है, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। सिर्फ जब तुम मेरे पीछे पीछे मुझे फॉलो करती हुई चलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो उसको गोद में उठाकर ले जाता है रूम में और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में छाव को डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा कैंसर ठीक होना बहुत मुश्किल है, कोई मिरेकल ही अब तुम्हें बचा सकता है और जो मेडिसिन तुम ले रही हो उसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। जो सुनकर वो डिसहार्ट हो जाती है। जिसके बाद उसके डॉक्टर की उसको कॉल आती है, तो वो उसको कहती है कि अब मुझे और ट्रीटमेंट नहीं करवाना और घर आ जाती है, जहां वो अपने बाल बना रही होती है। तभी उसके बाल बहुत ज्यादा टूटकर उसके हाथ में आ जाते हैं, जो देखकर वो और भी दुखी हो जाती है। जिसके बाद डिनर टेबल पर उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा होता, लेकिन वो जबरदस्ती खाना खाने लगती है और रोने लग जाती है। तभी फ्यू की वीडियो कॉल आती है और वो उसको कहता है कि मैं कल वापस आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। वो कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट डे वो वापस आता है और उसको हक करके उसको फायर वर्क दिखाता है, जो उसने उसके लिए प्लान किया था, जो देखकर वो बहुत खुश होती है और ये सब कुछ अपनी डायरी में लिखती है। इधर फ्यू का फ्रेंड उसको कॉल करता है और कहता है कि मैंने चाओ को किसी लड़के के साथ सीक्रेटली मिलते हुए देखा है और उसको पिक्चर सेंड करता है। जिसके बाद फू उसको कहता है, ये कोई एविडेंस नहीं है, वो मेरी वाइफ है, और कॉल काट कर देता है। जिसके बाद छाओ उसके पास आती है और कहती है,
तुम्हारे रूम का शावर खराब है, इसलिए मेरे रूम में आकर नहा लो। जिसके बाद वो उसके रूम में जाता है और दवाइयां देखकर सोचता है ये किस चीज की दवा है। जिसके बाद वो नहाता है और वो दोनों एक साथ सोते हैं और दोनों ही बहुत नर्वस थे। जिसके बाद छाव को लगता है वो सो गया, तो वो उसको देख रही होती है। तभी वो उसको किस करने लगता है और कहता है क्या मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो वो कहती है हाँ, और उसकी शर्ट के बटन्स खोल देती है। जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। जिसके बाद वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा होता है और वो ये देखकर बहुत खुश थी। नेक्स्ट सीन में वो डायरी लिख रही होती है और लिखती है कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ताकि मैं थोड़े दिन और जी पाऊँ। मैं उसको अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। इधर फ्यू का फ्रेंड छाव को मिलने बुलाता है और छाव को सब कुछ बताता है कि कैसे फू ने बचपन में अपनी मॉम को खोया और क्या क्या गुजरी। उस पर जो सुनकर छाव को बहुत दुख होता है और वो मन में कहती है ले फू ने कितनी मुश्किल लाइफ गुजारी है। जिसके बाद वो घर आ जाती है और डिसाइड करती है कि फ्यू की बर्थडे पर वो भी उसको सरप्राइज करेगी। और तभी फ्यू भी वहां पर आ जाता है और उसको अपने बेडरूम में शिफ्ट होने को कहता है। लेकिन वो कहती है मुझे ये पसंद है। जिस पर वो कहता है ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें पसंद वो मुझे पसंद। जिसके बाद वो तो शर्मा ही जाती है। नेक्स्ट सीन में वो मेड के साथ हॉस्पिटल जाती है और वहां एक लड़की सुसाइड कर लेती है जो एक कैंसर पेशेंट ही थी। जो देखकर उसको बहुत दुख होता है और उसका मूड खराब हो जाता है। जिसके बाद फू घर आता है तो मेड उसको बताती है। जिसके बाद वो उन मेडिसिन का सैंपल ले लेता है और तभी छाव भी नहाकर बाहर आती है तो वो उसके बाल सुखाने लग जाता है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम प्यार में सुसाइड कर सकते हो। वो कहता है हाँ, मेरी नजर में ये गलत नहीं, लेकिन तुम ये क्यों सोच रही हो। जिसके बाद वो उसको लेटती है नहीं, वैसे ही जाओ, तुम शावर ले लो। नेक्स्ट डे वो उसके लिए बर्थडे प्लान करती है और उसको अच्छे से विश करती है। जिसमें वो छाव की लंबी उम्र की दुआ मांगता है और कैंडल ब्लो करता है। जिसके बाद वो उसको डिवोर्स पेपर और उसके दिए सारे गिफ्ट्स वापस कर देती है और कहती है मुझे तुम्हें छोड़ के जाना ही होगा, मुझसे वजह मत पूछना क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगी। और वहां से चलो जाती है। जिसके बाद फ्यू का फ्रेंड उसको बताता है कि जो दवा छाव यूज कर रही है असल में एडवांस कैंसर की दवा है। जो सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। इधर डॉक्टर छाव को बताता है कि एक तरीका है जिससे वो ठीक हो सकती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और एक पर्सन तुम्हें अपना पार्ट देना भी चाहता है लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता। जो सुनकर वो खरुश हो जाती है। इधर उसकी सर्जरी के दिन हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि फ्यू ही है। सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और फ्यू वापस घर आ जाता है। जिसके बाद उसका भाई बहुत दुखी होता है। उसको देखकर इधर छाव वापस घर आ जाती है और फू के पास जाती है जो सो रहा था। जिसके बाद वो उसको प्यार करने लग जाती है और कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। जिसके बाद दोनों किस करने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि फ्यू के भाई ने सब कुछ जाकर छाव को बता दिया था, इसलिए ही वो वापस आई थी। लेकिन उसने फू को अभी तक कुछ नहीं बताया था। जिसके बाद वो दोनों बाहर हो रही स्नोफॉल देखते हैं और छाव कहती है अब मुझे एक बेबी चाहिए। जिस पर वो स्माइल करता है और यहाँ हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।